जियो डिजिटल से मैं हूं जिशान शाह। आज मैं आपके लिए पार्ट 2 लाया हूं अपने एक एक्सप्लेनर का। जी हाँ, पहला पार्ट था धुरंधर मूवी के रिलीज़ पे। फाइनली कुछ महीनों के गैप के बाद में धुरंधर पार्ट 2 रिलीज़ हुई है। पहले पार्ट में हमने आपको बताया था कि किस तरह से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ने अपनी आवाम को बेवकूफ़ बना के गलत प्रोपेगेंडा उस मूवी के ज़रिए किया था। अब जैसा कि उस फिल्म का सीक्वल आ चुका है धुरंधर पार्ट 2, तो उसमें भी देखा गया है कि किस तरह से हद से ज़्यादा झूठ इस फिल्म में दिखाया गया है और ना सिर्फ पाकिस्तानी फैक्ट्स हैं उन्हें गलत किया गया, बल्कि भारत ने अपने यहाँ ही होने वाले फैक्ट्स को मैनिपुलेट किया है। फिल्म का आगाज़ होता है इंडियन एजेंट के फ्लैशबैक से। उसमें बताया गया है जो रणवीर सिंह ने जो कैरेक्टर किया है, जिसका नाम हमजा अली मज़ारी बताया गया है, उसका असल नाम है जसकरीत सिंह रंगी, जो कि एक फ़ौजी जवान था। गांव में लैंड डिस्प्यूट के ऊपर इसके साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई, इसके वालिद को मार दिया गया, इसकी बहनों को ज़्यादती का निशाना बनाया गया। ये जाता है जाकर के उस एमएलए को, उसके पूरे ख़ानदान को मार देता है। फिर ये बंद हो जाता है। उसके बाद में इसको इंडियन डीप स्टेट या इंडियन एजेंसीज़ उसको अगवा करते हैं और उसके बाद में कहते हैं कि हम तुम्हारी फैमिली को माहवार इतने पैसे देंगे, लेकिन तुम्हें हमारे लिए काम करना होगा। सवाल यहाँ पर फिर एक पैदा होता है कि एक आदमी जो कि टेररिस्ट है, टेररिस्ट एक्टिविटी आपके मुल्क में करता है, ले देखिए एक आदमी, उसको जो आपके एक बहुत बड़े एक हीरो बताए गए हैं जिनका किरदार आर माधवन ने किया है, जो कि अजीत डोयल का जिन्होंने कैरेक्टर किया है, कि हमें तुम्हारे जैसे आदमी की तलाश है। पूरे इंडिया में एक आदमी जो कि उनकी फ़ौज का हिस्सा तो था, लेकिन सज़ाए मौत का मुजरिम होने वाला है। पहला स्टेप, इधर से कमज़ोरी पता लग जाती है कि सिस्टम की ही कितनी कमज़ोरियाँ हैं। बहरहाल फिल्म आगे चलती है। अब आते हैं पाकिस्तान में, और जब पता लगता है कि रहमान डकैत को इनकाउंटर में मार दिया गया है, तो उसके बाद में अरशद पप्पू तैयार हो रहा है और रहमान की जितने भी पोस्टर्स लियारी में लगाए गए थे उन्हें फाड़ा जा रहा है, आग लगाई जा रही है और अरशद पप्पू ने अपना गैंग बहुत बड़ा कर लिया है। पहली बात तो भाई ये बताना था, जिस वक्त रहमान डकैत का एनकाउंटर हुआ था उस वक्त अरशद पप्पू जेल में था। ये बात शायद इन्होंने रिसर्च करना भूल गया और इस फिल्म में अरशद पप्पू को जेल में दिखाया ही नहीं गया। वो दिखाए वो बाहर भी हैं, वो घूम भी रहे हैं और वो जो लियारी के जो एमपीए हैं उनसे मदद भी मांग रहे हैं, लेकिन वो बाहर घूम रहे हैं, जबकि ऐसा हकीकतन कुछ भी नहीं था। एक बात मैं और ऐड करूँगा जिसके अंदर दिखाया गया है कि एलटीएफ ने रहमान डकैत को एनकाउंटर में मारा गया, जो कि पार्ट 1 में बताया गया और आखिर तक एलटीएफ ही इसके अंदर चौधरी असलम की बताई गई थी। तो भाई ये बता दूं मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि जिस वक्त रहमान डकैत का एनकाउंटर हुआ था उस वक्त एलटीएफ नहीं थी, लियारी टास्क फोर्स तब तक नहीं थी, ख़त्म हो चुकी थी। एसएसपी चौधरी असलम शहीद उस वक्त एसएसपी ईस्ट इन्वेस्टिगेशन का चार्ज उनके पास था और उसी दौरान में उन्होंने जब रहमान के साथ उनका एनकाउंटर हुआ था तो उस वक्त एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ईस्ट थे। बहरहाल आगे चलते हैं। जब ये सारा वाक़या होता है कि अरशद पप्पू ने लियारी को टेक ओवर करने की कोशिश की और फिर उसके बाद में एक गैंग वॉर दिखाई गई, और गैंग वॉर वही बॉलीवुड स्टाइल में दिखाई गई है कि सब आपस में लड़ रहे हैं और उसके अंदर चौधरी असलम की मदद भी ले लेते हैं कि वो अरशद पप्पू गैंग को ख़त्म करने के लिए किरदार अदा करते हैं। देखिए पहली बात तो ये है कि अरशद पप्पू का गैंग जब वो अंदर गया था, जब वो बाहर आया, छोटे छोटे पॉकेट्स में अपनी जगह ज़रूर था, लेकिन वो लियारी में नहीं था। पहली बात, उसका एरिया लियारी से हट के था और कभी भी इस तरह से जो बड़ा खूबसूरत एक फाइटिंग सीक्वेंस जो कि टिपिकल बॉलीवुड स्टाइल दिखाया गया है, ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं हुआ। रहा सवाल लियारी ऑपरेशन का, तो लियारी ऑपरेशन जो हुआ था वो भत्ता खोरों के ख़िलाफ़ हुआ था। अमन कमेटी जो वहाँ पे इस वक्त उसकी अलग शक्ल निकल कर आई थी उनके ख़िलाफ़ हुआ था। लियारी में जो छोटे छोटे गैंगस्टर्स थे उनके ख़िलाफ़ हुआ था, उसको आपने बिल्कुल ही अलग शक्ल करके दिखा दिया। इस वक्त उस ऑपरेशन की क्लिप्स सोशल मीडिया पे वायरल भी हैं। तो ये दूसरी गलती है जो कि कंटेंट की बहुत बड़ी गलती है, जो दिमाग में आया वो बना दिया। आगे चलते हैं तो पता लगता है कि जी अरशद पप्पू को उज़ैर बलोच ने पकड़ा रोड पे और सबके सामने उसकी गर्दन काटी, उसके साथ फुटबॉल खेली। बहरहाल वो सीन बड़ा ब्रूटल सीन उन्होंने पिक्चराइज़ किया था। चलें ठीक है, आपका कंटेंट है, लिख आप रहे हैं, लेकिन रियलिटी हमारी है। पहली बात तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। बिल्कुल अरशद पप्पू को मारा गया था, उसको एक मॉब ने मारा था। वो उसी 1 या 2 दिन पहले, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो वो जेल से रिलीज़ होकर आया था। डिफेंस में वो एक जगह पार्टी कर रहा था,
वहाँ से उसको कुछ पुलिस वालों की मदद से उसको अरेस्ट किया जाता है। अरेस्ट करने के बाद में उसको लाया जाता है लियारी में और लियारी के लोगों के हवाले कर दिया जाता है। उज़ैर बलोच ने अपने हाथ से नहीं मारा, जो आपने फिल्म में दिखाया है कि किस तरह से उसको ब्रूटली उज़ैर बलोच अरशद पप्पू को कत्ल करता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो लियारी के छोटे गैंगस्टर्स थे और उनके हवाले अरशद पप्पू को कर दिया गया था और उन्होंने इस तरीके से उसको कत्ल किया था। तो टेक्निकली अगर आप इस फिल्म में ये ज़िक्र करते हैं कि ये असली जो वाक़यात है उस पर मबनी है, तो ये वाक़या भी प्रैक्टिकली गलत साबित हुआ है। आगे चलते हैं। उसके बाद में फिर यही चीज़ देखने में आती है कि पाकिस्तान का फ्यूचर कराची डिसाइड करता है और कराची का फ्यूचर लियारी डिसाइड करता है। भाई मैं पहले भी कह चुका हूँ, यहाँ पे और भी सारे मसाइल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लियारी एक छोटा सा इलाका है और वो क्राइम का गढ़ नहीं है, ये बात सबसे ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। लियारी में एक गैंग था जो कि गैंगस्टर से बत्ताखोरी करते थे, मंशियात फरोशी करते थे, उनका सफाया हो गया। आपने आज फिर वही हरकत की और अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाया और यही बताया कि पाकिस्तान के मुकद्दर का फ़ैसला लियारी करता है, जबकि लियारी एक छोटा सा इलाका है। आगे चलते हैं। फिल्म में एक जगह दिखाया जाता है कि संजय दत्त एक बात कहते हैं कि अरशद पप्पू के मारे जाने से अगर मीडिया का उसकी तवज्जो हटानी है तो बलोच नौजवानों को पकड़ के उनका इनकाउंटर कर देते हैं। पहली बात तो ये है, ये अब प्रैक्टिकली कंसर्न वाली बात है और इसके अंदर सिर्फ यही बात आती है कि ये बहुत गलत हरकत की है। वो ये कि इस पूरी फिल्म में खुसूसी तौर पे बलोचों की तजलील की गई है और इसमें कोई शक नहीं है। जो आपने ये फिल्म बनाई है, संजय दत्त से जो कैरेक्टर करवाया, वो तो पहली बात ये है कि चौधरी असलम शहीद को बलोचों से या बलोच की कोई भी उनको प्रॉब्लम नहीं थी। हम आगे बढ़ते हैं तो उसके अंदर जो संजय दत्त अब जो उन्होंने वो चौधरी असलम का कैरेक्टर किया है, उनके मुंह से बलोचों की तजलील मुसलसल कराई गई है। फिर दिखाया गया कि गुलशन इकबाल के कैंपस से 4 मेडिकल के स्टूडेंट्स को उठा के उनका इनकाउंटर कर दिया जाता है। कम से कम ये फैक्ट्स आप अपने दुरुस्त कर लीजिए, ऐसा कोई वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ है। मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ, इसी शहर का हूँ और क्योंकि ये फिल्म इस शहर पे बनी है और इसके हालात पर बनी है, तो इसके बारे में मुझसे बेहतर शायद या मेरी बिरादरी से बेहतर शायद कोई नहीं जानता होगा। तो कुछ बातें बताना ज़रूरी है कि जो गलत चीज़ें कोट की गई हैं उसको दुरुस्त किया जाए और अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाना बंद किया जाए, क्योंकि पाकिस्तानी खुसूसी तौर पर कराची वाले जो कि सब पूरी दुनिया में रहते हैं, उन सबको पता है रियलिटी क्या है। फिल्म में आगे दिखाया जाता है कि जिस पार्टी से रॉ का एजेंट कनेक्टेड है वो पूरी की पूरी एरिया में सब कुछ तब्दील कर देता है, नई जमात को लेके आ जाता है। पहली बात तो ये है कि ऐसा कुछ कभी भी नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी ने बड़ी तादाद में हमेशा से लियारी से जीता है और उसके बाद में आपने एक एआई से जनरेट किया, मतलब झूठ की इंतहा। एआई से आपने नवाज़ शरीफ को नवाब शफीक बना के उसी किस्म का चेहरा लगा के दिखाया और फिर अपनी ही कहानी बना के एक नई चीज़ पेश कर दी, जबकि ऐसा हिस्ट्री में कभी कुछ नहीं हुआ। तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर गलत बयानी और झूठ कहा गया है। आगे हम चलते हैं तो वही भारतीय नफ्सियाती बीमारी हमें नज़र आती है कि रहमान डकैत को हाफिज़ सईद के साथ जोड़ दिया। जो एक कैरेक्टर आप लोगों ने मेजर इकबाल का दिखाया है उसके साथ जोड़ दिया और पूरी दुनिया में दहशत गर्दी के 2-3 कैरेक्टर्स ही कर रहे हैं इस वक्त, जिसके अंदर आपका एजेंट भी शामिल है। इस दिमागी बीमारी से बाहर, नफ्सियाती बीमारी से बाहर आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि लियारी कराची का एक इलाका है, वहाँ के कुछ गैंगस्टर्स थे, उनको आप कनेक्ट कर रहे हो किसी भी चीज़ से। मेरे पास और कोई वर्ड इसके लिए है नहीं, क्योंकि आपके बस नहीं चल रहा, जिसके आखिर में भी नज़र आया कि आखिर में आपने आपके बड़े साहब से उसको अटैच कर दिया। उस पर ही मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। लेकिन पहली बात यह है कि इंडिया में दहशतगर्दी रहमान के हाथ से की जा रही थी और जो टिपिकली हमेशा इंडियन मूवीज़ में दिखाया जाता है कि यहाँ पे कोई भी बात करने से पहले अस्सलामु अलैकुम, आदाब, अल्लाहु अकबर, इस किस्म की बातें की जाती हैं, तो भाई ऐसी बातें नहीं होती हैं। और इतनी इम्पोर्टेंस तो शायद कराची में कोई भी इतनी इंडिया को नहीं देता जितनी आपने इम्पोर्टेंस दिलवाई है। लेकिन फिर मैं कहूँगा जो इंडियन मासूम आवाम है उसको बेवकूफ़ बनाना बंद किया जाए। आगे बढ़ते हैं तो पता लगता है फिल्म में जो कैरेक्टर दिखाया है, जो मेजर इकबाल जो कि अर्जुन रामपाल ने किया है, उसके वालिद कोई रिटायर्ड ब्रिगेडियर है और वो फौज मुग़ल्लज़ात अपने मुंह से निकाल रहे हैं, घटिया बातें कर रहे हैं। तो मैं ये भी बता दूं कि
شاید آپ کے یہاں جو آپ نے اپنی فوجوں اور اپنے ہائر آفیشلز کے حلیے یا ان کے نام یا ان کی جو گفتگو کا طریقہ ہے اسے ہی اڈاپٹ کیا ہوگا، کیونکہ اس فلم کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ پاکستان کی آرمی پرسنل سے نہیں ملے، نہیں آپ کو ان کے بارے میں کچھ پتہ ہے۔ جو گھٹیا گفتگو اپنی نفسیات کے حساب سے یا اپنے دماغ کا جو جتنا بھی نفسیات کا کچرا اس گفتگو میں ڈالا گیا ہے وہ دیکھتے ہوئے اندازہ ہو رہا ہے کہ واقعی میں کچھ بھی نہیں پتہ۔ جو دماغ میں آیا، اور چار لوگ جو کہتے ہیں نا ڈھابے کے اوپر بیٹھ کے چار گندے دماغ کے لوگ بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بھی ڈال دو، یہ بھی ڈال دو، یہ بھی ڈال دو، تو آپ نے وہ سب کچھ ملا مل کے ڈال دیا۔ اور اس میں پھر یہ انڈین مائنڈ سیٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں ایک اسپیشل بچی دکھائی گئی ہے، اس کی بھی تذلیل کی گئی ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنی موویز سے پہلے تو آپ نے ایک، جس طریقے سے میں نے بتایا، ایک بلوچ عوام کی تذلیل کی ہے، اس کے بعد میں آپ نے اسپیشل بچوں کی تذلیل کی ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتا کہ اس فلم کے ڈائریکٹر کا مائنڈ سیٹ کتنا بیمار ہے کہ جس نے اتنی زیادہ غلاظت اس فلم میں بھرنے کی کوشش کی ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں تو اس فلم کا سب سے بڑا بلنڈر میں آپ کو بتاؤں۔ چودھری اسلم شہید سب جانتے ہیں، اور اب تو میرے خیال سے انڈینز بھی چودھری اسلم کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ ان کو شہید کیا گیا، وہ شہید ملیٹنٹس کے ہاتھوں ہوئے تھے۔ نعیم بخاری نامی ایک دہشت گرد تھا جو کہ اب گرفتار ہے، اس نے اس کی ذمہ داری قبول کی تھی، اس کا تعلق تحریک طالبان پاکستان سے تھا جو کہ کالعدم تنظیم ہے۔ اس فلم میں آپ نے اس کو بھی، پھر میں وہی بات ریپیٹ کروں گا، بلوچوں کی تذلیل کرتے ہوئے لیاری کے ساتھ اٹیچ کیا۔ یہ کام آپ کے اپنے جو سو کالڈ آپ کا ایجنٹ ہے اس نے کروایا۔ یہ بات مجھے بھی سمجھ میں نہیں آئی، یہ ہوا کیا؟ صرف یہی نہیں بلکہ میں اس کے اندر ایک چیز اور ایڈ کروں گا۔ فلم میں آگے جا کے سین آتا ہے کہ ایک جو مسلم انڈیا میں یو پی کا ایک بدماش ہے، جس کے فلم میں آغاز میں دکھاتا ہے، فلم کے آغاز میں، کہ وہ اس سے ڈرگز وغیرہ خرید کے لاتے ہیں، وہ بہت بڑا بدماش تھا، اس کو آن ایئر کیمروں کے سامنے مروا دیا گیا تھا۔ اسپیکولیشنز یہ کی جاتی ہیں، کیونکہ میں انڈیا میں رہتا نہیں ہوں، نہ ہی وہاں کی رپورٹنگ کرتا ہوں، لیکن جتنی بھی وہاں کی چیزیں آئی ہیں تو یہ پتہ لگا تھا کہ اس کو مروانے میں اسی ایلیجڈلی وہیں کے کسی حکومتی اس کا کردار ہے جو کہ ٹی وی پہ بھی آتے ہیں اور شدید اینٹی مسلم ہیں۔ یہ واقعہ 2023 میں ہوا تھا یا 22 میں ہوتا اگر میں غلط نہیں ہوں تو۔ آپ نے اس کو بھی 2014 2012 2011 ان سب کے ساتھ جوڑ دیا، تو مجھے یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آئی کہ سالوں کا ڈفرینس، 10 سال پیچھے واقعات کو لے کے جایا جا رہا ہے، کبھی 10 سال آگے لے جاتے ہیں، کبھی 10 سال پیچھے لے جاتے ہیں۔ یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی، یہ اگر کسی کی سمجھ میں آئے تو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ پھر آگے اگر آپ دیکھیں اس فلم کے اندر تو نظر آتا ہے کہ جو چودھری اسلم کے جو اسسٹنٹ ہوتے ہیں، جو وہ بھی ایک یہاں کے ایک بہت بڑے رسپیکٹیبل آفیسر ہیں، اور ان کو دکھایا کہ انہوں نے عزیر بلوچ کو گرفتار کر لیا۔ تو یہ میں واضح کر دوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، اب تو سب کچھ انٹرنیٹ پر موجود ہے۔ عزیر بلوچ کی گرفتاری کس طرح سے عمل میں آئی تھی، کس طرح اس کو گرفتار کیا گیا تھا، کن واقعات میں گرفتار کیا تھا، کس وجہ سے گرفتار کیا گیا تھا، ساری کی ساری چیزیں انٹرنیٹ پر ہیں، وہ آپ بھی چاہیں پڑھ لیں۔ خصوصی طور پہ میں انڈین جو عوام ہیں، بھارتی عوام کو یہ بولوں گا کہ وہی پڑھ لیں کہ کس طرح سے اس کے اندر ان فیکٹس کو بھی غلط طریقے سے دکھایا گیا ہے۔ پھر اس فلم میں دکھایا گیا ہے کہ وہی آپ کے سو کالڈ را کے ایجنٹ نے اٹھا کے جو ایک کرنسی ایکسچینج یا جو ایک واقعہ ہوا تھا کراچی میں، کہ ان کو انہی کے دفتر کی چھت پہ لے جا کے وہاں سے جاوید خنانی کو نیچے پھینک دیا۔ تو بھائی یہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں، ساری چیزیں رپورٹڈ ہیں۔ وہ ایک انڈر کنسٹرکٹڈ عمارت میں ایکسیڈنٹلی ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، جس کو آپ نے وہ بھی اپنے کھاتے میں لے گئے کہ ہمارے آدمی نے اس کو مارا۔ اس فلم میں ایک چیز میں شاید ریالٹی سے قریب کہوں گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس فلم میں ایک سین دکھایا گیا ہے جب وہی انڈین ایجنٹ یا بھارتی جتنے بھی لوگ ہیں جرائم پیشہ عناصر، وہ پاکستان میں کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کی وارداتیں کرتے ہیں۔ انہوں نے اس کے اندر دکھایا کہ انہوں نے اپنے جتنے بھی ٹارگٹس تھے ان کو اچیو کیا، لیکن یہ چیز کافی حد تک کلوز ٹو ریالٹی ہے، اور اس جذبات میں ہیرو بننے کے چکر میں اس فلم کے ذریعے یہ بات واضح کر دی گئی کہ کراچی میں جتنے بھی جرائم ہوتے ہیں اس میں بہت بڑا کردار بیرونی ہاتھ کا ہے۔ یہ چیز ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز، ہماری پولیس، پاکستان کی پولیس متعدد بار بول چکی ہے کہ اس کے اندر بیرونی ہاتھ انوالو ہے، اور اس فلم کے ذریعے اس بات کی تصدیق
आपने कर दी कि वाकई में बैरूनी हाथ इन्वॉल्व है, आपके लोग यहाँ पे दहशतगर्दी की कोशिशें करते हैं, बहरहाल कामयाब नहीं हो पाते। और एक जुमला इस फिल्म में एक और है कि अब पाकिस्तान का फ्यूचर हिंदुस्तान तय करेगा। तो मेरे ख़्याल से ये दोबारा से आप अपने फैक्ट्स क्लियर कर लें और जो बेचारे मासूम लोग हैं इंडिया के, उनको बेवकूफ़ बनाना बंद करें। पाकिस्तान का फ्यूचर इंडिया कभी भी तय नहीं कर सकता था, बल्कि जो आजकल हालात हैं उसके पेश नज़र देख लीजिए। इसमें रफ़ेल भी शामिल है, इसमें ईरान के हाथों जो मौजूदा इस वक्त वॉर चल रही है और उसके अंदर भारत की किस लेवल पर तज़लील हुई है, या जिसे कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो भी चीज़ उसके अंदर नज़र आ रही है। फिर आपके लोग, आपके मिनिस्टर्स जो नज़र आता है, जो आप ही के माइंडसेट के लोग हैं, तो मिनिस्टर्स भी वैसी घटिया बातें करते हैं, हम दलाल नहीं हैं, तो हम ये नहीं वो नहीं। लेकिन बात ये है कि हर दफ़ा कोशिश तो आपकी यही होती है कि हमारी कहीं दुनिया में स्टैंडिंग बन जाए। कब तक खुद साख्ता अपनी तारीफ़ें करते रहेंगे, आखिर में बेइज्जती नसीब में होती है। आखिर में मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये मूवी बहुत हाई बजट मूवी है, नो डाउट। इसने इब्तदाई तो जो इसकी ओपनिंग थी वो करोड़ों रुपए में गई है, अरबों रुपए में गई है। और मेरा भी कोई ख़ास कंसर्न नहीं है इस मूवी के लिए बहुत ज़्यादा बात करने का, लेकिन इस पर बात करने की वजह बनी है जब कराची के वाक़यात को गलत तरीके से दिखाया गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं, इस फिल्म के डायरेक्टर की नफ्सियात भी वही है। ना सिर्फ चलें पाकिस्तान से आपकी दुश्मनी है, आपके दिल में हमेशा से पाकिस्तान के लिए गलाजत ही पाई गई है, जो आपने इस बार दिखाने की कोशिश की, और वो आप अपने न्यूज़ चैनल्स के ज़रिए भी वो घटिया चीज़ें हैं, वो गलाजतें दिखा रहे होते हैं। चलें वो तो कोई मसले की बात नहीं है, अब दुनिया को पता है कि आपकी असलियत क्या है। लेकिन इस फिल्म के ज़रिए एक चीज़ और कन्वे होती है कि भारत में भारतीय लोगों का माइंडसेट, जो भाई फिल्म बनाने वाले हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, हद से ज़्यादा एंटी मुस्लिम है। जी हाँ, मुस्लिम मुखालिफ माइंडसेट है उनका। उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है कि जो ब्लेसफेमी के इल्ज़ामात यहाँ पे लगाए गए हैं, ये वाज़े किया गया है कि अगर किसी को, मुसलमानों को किसी को मारना तो ब्लेसफेमी का इल्ज़ाम लगा के उसे मार देते हैं। तो ये चीज़ वाज़े करती है कि इंडिया में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, ये उस चीज़ से बाज आने को तैयार नहीं है, बल्कि इनकी जो गवर्नमेंट की जानिब से ये प्रोपेगेंडा इस फिल्म की सूरत में किया गया है, उधर ये चीज़ और मजबूत होती जा रही है कि मज़ीद ये लोग एंटी मुस्लिम हो रहे हैं और मुसलमानों से नफ़रत बढ़ाई जा रही है और अपनी झूठी शान को बढ़ाया जा रहा है। शुक्रिया।